जरूरी होता है, क्योंकि आपको जो भी अधिगम करवाया, जो भी आपने सीखा है, वो आपने उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं, जितने की जरूरत थी क्या आप उतना सीख पाए हैं या नहीं, क्या आप उस चीज का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, इन सभी चीजों के लिए मूल्यांकन जरूरी होता है कि आपने एट द एंड कितना सीखा और उद्देश्य की पूर्ति कितनी सीमा तक हुई है, ये होता है। और उससे पहले मैंने बातें नहीं, मैंने मूल्यांकन जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि मूल्यांकन की विचारधारा किसके द्वारा दी गई है, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है, ब्लूम के द्वारा। बेंजामिन ब्लूम बोल रहे हैं, ब्लूम के द्वारा दी गई है। लेकिन पाठ योजना में मूल्यांकन, पाठ योजना में मूल्यांकन का उपयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अगर हमसे पूछ लेता है कि मूल्यांकन की विचारधारा किसके द्वारा दी गई है, तो वो दी गई है ब्लूम के द्वारा। लेकिन पाठ योजना में, लेसन बनाने में मूल्यांकन किसने सबसे पहले यूज किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। जब मूल्यांकन की बातें की थी तो उन्होंने बताया था कि भाई मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, जिसे एक को ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बोला जाता है, एक को भावनात्मक बोला जाता है और एक को क्रियात्मक पक्ष बोला जाता है। ज्ञानात्मक का मतलब होता है पढ़ना, भावात्मक का मतलब होता है उसके भाव को आपने कितना समझा है, और क्रियात्मक का कि अब आप उसका कितना प्रयोग कर पा रहे हैं। ये तीनों क्या होते हैं, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष। तो लिखिए सबसे पहले मूल्यांकन की विचारधारा बी.एम. ब्लूम यानी कि बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई है। बेंजामिन ब्लूम या बी.एम. ब्लूम, मैंने पहले भी लिखाया है ये, बेंजामिन ब्लूम या बी.एम. ब्लूम। ठीक है, पाठ योजना में, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, पाठ योजना में मूल्यांकन शब्द को, पाठ योजना में मूल्यांकन शब्द को हर्बर्ट स्पेंसर ने जोड़ा। पाठ योजना में मूल्यांकन शब्द को हर्बर्ट स्पेंसर ने जोड़ा। ये मूल्यांकन की अवधारणा दी गई है बेंजामिन ब्लूम के द्वारा और पाठ योजना में इसको उपयोग में लाया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसके 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, ब्लूम के अनुसार, है ना। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, ब्लूम के अनुसार। 3 पक्ष होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक, या इसी को ही बोला जाता है ज्ञानात्मक। सेकंड होता है आपका भावात्मक और थर्ड होता है आपका क्रियात्मक। तो लिखिए ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। मैंने इसका डायग्राम बना के भी आपको दिखाया था, बताया था कि ये तीनों पक्ष होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यहां पे हो गया ये संज्ञानात्मक, ये हो गया भावात्मक और ये हो गया क्रियात्मक। ठीक है, लिख दो, डायग्राम बना दो और लिख दो कि ये तीनों पक्ष एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये तीनों पक्ष एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष जब एक बार लिख लो तो मुझे बता देना। ज्ञानात्मक का मतलब है कितनी इंफॉर्मेशन आपने ली है, पढ़ी है,
भावात्मक उसको आपने अपने भावों में कितना लाया है, मतलब आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। क्रियात्मक कितना उनका आप प्रयोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाता है, पढ़ना। इसका अर्थ क्या हो जाता है, समझना। कितना आपने समझा और कितना आपने प्रयोग किया उसका, ये हो जाता है क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक उसको पढ़ना, भावात्मक उसको समझना और क्रियात्मक उसका प्रयोग करना। सबसे पहले लिख लीजिए ज्ञानात्मक पक्ष और ब्रैकेट में लिख दीजिए पढ़ना। संज्ञानात्मक में लिखिए, इसमें बालक के द्वारा, इसमें संज्ञानात्मक में सबसे पहले, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक में बालक संज्ञानात्मक परिणामों के को, इसमें बालक के संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक परिणाम का मतलब होता है कॉग्निटिव आउटकम्स। कॉग्निटिव आउटकम्स। ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष में बालक के ज्ञानात्मक वो संज्ञानात्मक परिणामों को देखा जाता है। इसके कॉग्निटिव आउटकम्स को देखा जाता है। सेकंड लिखिए भावात्मक पक्ष। भाव का अर्थ होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपने ली है उसको आपने कितना समझा है। भावात्मक पक्ष के द्वारा, इसके द्वारा बालक के अवबोध को समझा जाता है। बालक के, इसके द्वारा बालक के किसको समझा जाता है भाई, अवबोध। और अवबोध होता है उसकी विजडम, उसको इस समझदारी को समझा जाता है कि भाई उसने उस चीज को कितना समझा है ना। अवबोध, अवबोध शब्द शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही विजडम वर्ड आया आप समझ गए होंगे। इसके द्वारा बालक के अवबोध को समझा जाता है। थर्ड लिखिए क्रियात्मक पक्ष। इसके द्वारा इसके द्वारा बालक के ज्ञान के प्रयोग को, ज्ञान के सॉरी उपयोग को, इसके द्वारा बालक के ज्ञान के उपयोग को देखे जाने का प्रयास होता है। ज्ञान के उपयोग को देखे जाने का प्रयास होता है कि कितना उसने पढ़ा, कितना उसने समझा और समझने के बाद कितना उसका उपयोग कर रहा है। तो पढ़ना संज्ञानात्मक, उसको समझना भावात्मक, और कितना उसका प्रयोग किया है, कहाँ पे किया है, उसको प्रैक्टिकली यूज कितना किया है, वो उसका क्रियात्मक पक्ष हो गया। अब ये लिखिए मूल्यांकन की विशेषताएं, कि भाई एक सटीक मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। यहां पे किसकी बात हो रही है, मूल्यांकन की विशेषता। तो सबसे पहले मूल्यांकन की विशेषताओं में लिखिए यथार्थता। हमेशा मूल्यांकन में यथार्थता होनी चाहिए। यथार्थता यानी कि रियलिटी, उसके अंदर वास्तविकता कितनी है। मतलब जिन इकाइयों पर, यथार्थता का मतलब है
यथार्थ, मैं यहाँ पे आपको, यथार्थ का मतलब है कि मैं आपको जो आपका सिलेबस है अगर वो एग्जैक्टली करवा रही हूं और करवाने के बाद आप उसको सीखने के बाद मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूं मैं उसी का ही पेपर उसी तरीके से ही लूं जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। मतलब जिन इकाइयों पे मैंने बल दिया है, जिन इकाइयों को मैंने आपको समझाया है, जिन यूनिट्स पे हमने बात की है, मूल्यांकन भी उन्हीं का ही होना चाहिए। रियलिटी मतलब मूल्यांकन में रियलिटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको पेडागोजी और मैं बात कर लूं साइकोलॉजी की। तो यहाँ पे यथार्थता का मतलब होता है रियलिटी होनी चाहिए कि जो चीज पढ़ाई गई है उसी का ही मूल्यांकन होना चाहिए। तो लिखिए यथार्थता में एक एक लाइन लिख लो ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। जिन इकाइयों पर बल दिया गया है, जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का परीक्षण, उन्हीं का परीक्षण किया जाए। जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का परीक्षण किया जाए, उन्हीं का ही टेस्ट आपका लिया जाए। सेकंड लिखिए, इसी के ब्रैकेट में अगर आप इसको समझ नहीं पाते हो यथार्थता को, तो यथार्थता के ब्रैकेट में एक और चीज लिख लो, अर्थात जो सिखाया है उसी का परीक्षण करना ही क्या होता है, यथार्थता। यथार्थता में ही लिख लो, अर्थात जो सिखाया गया है उसी का परीक्षण, ये होता है यथार्थता, ये होती है रियलिटी। मतलब जो मैंने सिखाया है उसी का ही मैं आपका टेस्ट लूं, उसी के बेसिस पे मैं आपको आपका इवैल्यूएशन करूं। ठीक है, तो यथार्थता मतलब अर्थात जो सिखाया गया उसी का परीक्षण क्या होता है, यथार्थता। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। ठीक है, टंग ट्विस्ट हो गई। देखिए भाई, जब भी मूल्यांकन किया जाए वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैंने मूल्यांकन आपका किया, मैंने आपको 10 नंबर दे दिए, दूसरी बार सेम चीज आप लिख रहे हो, सेम चीज उसमें मैं आपको 5 नंबर दे दूं। मतलब आपका मूल्यांकन सही तरीके से विश्वसनीयता से होना चाहिए कि आपका मूल्यांकन, मैंने कि देखो माइनर फ्लैक्चुएशन हर किसी के थॉट में आता है कि थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने 10 दे दी और कोई और टीचर अगर उसको पढ़ता है तो वो 5 दे। कुल मिला के आपका जो मूल्यांकन है वो सभी का सेम तरीके से ही होना चाहिए। किसी को भी, जैसे अपन स्कूल में देखते थे ना कि टीचर की नजर में कोई स्टूडेंट बहुत मतलब वैसा होता था, टीचर को लगता था कि ये इंटेलिजेंट है, तो टीचर उसको क्या करते थे, भले उसने खराब लिखा हो, भले कैसा ही लिखा हो, लेकिन उसी को हाईएस्ट मार्क्स देना। ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। तो जो भी अंक दिए जाते हैं उन्हीं का, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं करना चाहिए। कि अगर अभी मैंने आपकी कॉपी चेक की है, जो मैंने अभी मार्क्स दिए हैं, कोशिश करूं कि बाद में अगर मैं आपकी दोबारा से कॉपी चेक करूं और आपने सेम चीज लिखी है तो उसमें आपका फर्क नहीं आना चाहिए। तो लिखिए, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार अंक दे, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार अंक दे, अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार अंक दे, अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए। अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट में इसी का अर्थ लिख लो, प्राप्तांकों में, ब्रैकेट में इसी को ही लिख लो, प्राप्तांकों में, प्राप्तांकों में भी असमानता न हो, प्राप्तांकों में भी असमानता ना हो। थर्ड पॉइंट लिखिए, वैधता।
है। मतलब मैंने अभी क्या बताया था कि अगर मैं जितनी भी बार टेस्ट लूं और आपने सेम चीज लिखी है तो उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आप अपना आंसर लिखोगे, मुझे आंसर के बेसिस पे इवैल्यूएशन करना है। अगर आपने दोनों बार सेम आंसर लिखा तो एक बार ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक बार 4 नंबर दे दूं और एक बार उसमें 5 में से 1 नंबर दे दूं। हाँ, मैंने क्या प्राप्तांकों में अंतर का मतलब है कि भाई मान लो कि दो लोगों ने सेम लिखा है तो मैं दो लोगों में असमानता नहीं कर सकती। या किसी ने भी, मैंने एक बार आपका टेस्ट लिया, आपने वही क्वेश्चन दिया और मैंने अगली बार भी सेम क्वेश्चन दिया, आपने सेम आंसर लिखा तो मैं सेम आंसर में मेरे उसके अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। माइनर फ्लैक्चुएशन ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मैंने आपको 4 नंबर दे दिए और सेम आंसर में एक बार मैंने आपको 1 नंबर दे दिया। ये ऐसी गड़बड़ी आरएस के एग्जाम में बड़ी होती है। आरएस की जब अभी हाल ही में पुरानी कॉपीज आई थी, मैं खुद एक चीज चेक कर रही थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकपाल। आप लोग जानते होंगे लोकपाल क्या होता है। लोकपाल होता है स्टेट, सॉरी लोकपाल नहीं, लोकायुक्त। एक होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। लोकपाल कौन सा होता है, जो सेंट्रल लेवल पे होता है, और लोकायुक्त होता है जो स्टेट लेवल पे होता है। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा जानकर कि 2 नंबर के क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने लोकायुक्त और लोकपाल दोनों में दिन और रात का डिफरेंस हो गया। एक जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है और एक जो स्टेट लेवल पे, उसने लोकपाल के अंदर लोकायुक्त के अंदर पूरा लोकपाल लिखा हुआ था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 में से 2 नंबर पूरे दे रखे थे। तो ये होता है कि यहाँ रिलायबिलिटी नहीं है। किसी भी टीचर पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे टीचर रिलायबल नहीं है। कि मैंने सेम चीज के अंदर, आपने मैथ्स का क्वेश्चन किया, आपने भी मैथ्स का क्वेश्चन किया, दोनों ने सेम आंसर निकाल रखा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि इन्हें अलग मार्क्स दे दूं और इन्हें अलग दे दूं। थ्योरेटिकल में माइनर फ्लैक्चुएशन आना इज अ जेन्युइन थिंग, लेकिन ऐसा हाईली डिफरेंस नहीं करना चाहिए। मुझे पॉइंट्स देखने चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये आइडियल आंसर के नियर बाई है या नहीं है। तो मुझे अपनी विश्वसनीयता बना के रखनी चाहिए। तो ये होता है रिलायबिलिटी। वैधता का अर्थ होता है कि हमने जो उद्देश्य रखे गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति। वैधता का अर्थ क्या होता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति। तो लिख दीजिए वैधता के अंदर उद्देश्यों की पूर्ति। मुझे वैधता का वो इंग्लिश वर्ड मुझे समझ नहीं है। वैलिडेशन लिख दो, लिख लो इंग्लिश वर्ड भी, वैलिडेशन। भाई मुझे उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से ही आपको चीजें पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, उपयोगिता, व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। हाँ, 4th पॉइंट। व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। प्रैक्टिकलिटी और उसकी यूटिलिटी। मैं कोई भी चीज अगर आपको पढ़ा रही हूं, उस वो कितनी व्यवहारिक है, व्यवहारिक जीवन में आपके लिए आप उसको कितना प्रैक्टिकली ले पा रहे हैं, और प्रैक्टिकली ले पाने के बाद आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो ये जरूरी यहाँ पे होता है। ठीक है, व्यवहारिकता का होता है प्रैक्टिकलिटी, और उपयोगिता का होता है यूटिलिटी। लिखिए, परीक्षण का व्यवहारिक व उपयोगी होना आवश्यक होता है। परीक्षण का व्यवहारिक व उपयोगी होना आवश्यक होता है। व्यापकता यानी कि ब्रॉडनेस। 5th पॉइंट है,
ब्रॉडनेस, कि जब भी मैं आपका परीक्षण करूं, मैं आपका मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षा लूं, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूं वो पूरे उससे पूरे उसको आपके सिलेबस को कवर करते हुए होने चाहिए। जितना सिलेबस आपके टेस्ट या पेपर के लिए दिया गया है उस पूरे को ही कवर करना चाहिए। तो लिखिए, वही होता है ब्रॉडनेस, कि परीक्षण में ब्रॉडनेस होना जरूरी है। हाँ पूछो पूछो कुछ। मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगी कि कैसे करवाएंगे, है ना, क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको करवा दूंगी। जनरली पेडागोजी और इनमें क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, मतलब आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगी, ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी और यहाँ पे हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जितने भी रीट वगैरह में, सीटेट वगैरह में आ चुके हैं, क्योंकि ये वाले पार्ट उन्हीं में ही आते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इन पार्ट से रिलेटेड मैं सारे के सारे आपको, मैं नहीं भी करवा पाई तो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में 100% दूंगी, और प्रिंटेड फॉर्म में देने के बाद एक बार हम उसे डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएंगे, आपको क्वालिटीज दे दी जाएंगी और उनमें से एक क्वालिटी को हटा दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई मूल्यांकन की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थ्योरी, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, इस सिद्धांत पे जो मैंने सिद्धांत वगैरह आपको करवाए थे, प्रिंसिपल्स वगैरह, उनमें एग्जाम्पल्स करवाए थे, वो एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, उस चीज की टेंशन मत लो। व्यापकता लिख लिया, लिखिए उसमें प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो, प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो, वही होती है व्यापकता या ब्रॉडनेस। प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विभेदीकरण, 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 डिफरेंशिएशन है, स्पेलिंग लिख दूं, डिफरेंशिएशन, कि देखिए विभेदीकरण, मैं जब भी बात करूं तो मुझे जो हमने व्यक्तिगत विभिन्नता वाला पार्ट पढ़ा था ना, कि जब भी हम अध्यापन करवाएं वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होना चाहिए, मुझे किसी भी एक स्टूडेंट पे फोकस करके नहीं पढ़ाना चाहिए, मुझे सबका ही लेवल देखना चाहिए कि किस स्टूडेंट का कितना लेवल है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जीरो से लेके हार्डेस्ट लेवल तक उसको लेके जाऊं, ताकि जो अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने में वो भी समझ पाए और जो थोड़े से कम है पढ़ने में अच्छे वो भी उसे समझ पाए। तो यही होता है विभेदीकरण, कि मुझे विभिन्नताओं के आधार पर पढ़ाना चाहिए, बालकों की भिन्नता के आधार पर पढ़ाना चाहिए, मुझे सबके माइंड के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ना कि किसी एक पर फोकस करके पढ़ाना चाहिए। यही होती व्यक्तिगत भिन्नता, हमने पढ़ा था ना, नहीं है याद? तो कुछ याद नहीं है याद? सिर्फ एक को ही याद है। बात की थी ना कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ाना चाहिए, लोकतांत्रिक उसके आधार पर पढ़ाना चाहिए, सारे पॉइंट्स भूल गए हो, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं याद रख पाओगे भाई, पढ़ना शुरू कर दो। लिखिए, बालकों की व्यक्तिगत, बालकों की व्यक्तिगत, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर
बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर मूल्यांकन पत्र को बनाया जाए। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर मूल्यांकन पत्र को बनाया जाए। मूल्यांकन पत्र को बनाया जाए मतलब सभी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इजी हो जाए और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो जाए। ठीक है, सभी को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। निदानात्मक, निदानात्मक डायग्नोस्टिक है, निदानात्मक। डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक वर्ड का डायग्नोस तो सुना होगा ना, डॉक्टर करते हैं किसी भी रोग का पता लगाने के बाद उसका उपचार करते हैं। तो यही यहाँ पे कि आपका जो मूल्यांकन है वो निदानात्मक होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाते हैं तो पढ़ने में आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है उसका निदान यहाँ पे होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन है वो भी कैसा होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए। तो लिखिए, अध्यापक को बालकों के अध्यापक को बालकों की विषयगत अध्यापक बालकों के विषय को गतिमान देता है। अध्यापक बालकों के विषय को गतिमान देता है। अध्यापक बालकों के विषय को गतिमान देता है। अध्यापक बालकों के विषय को गतिमान देता है और और अधिगम संबंधी त्रुटियों यानी कि गलतियों को दूर करता है। अध्यापक बालकों के विषय को गतिमान देता है और अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करता है। 8 पॉइंट, सरलता, यहाँ पे सुनो, मूल्यांकन जो है वो सरल होना चाहिए। उसके नियम निर्देश सभी को आसानी से समझ आ जाए, हर उसके प्रश्न वगैरह हर एक समझ पाए और हर एक स्टूडेंट उसे करने की कोशिश करे। भले कोई कम करे कोई ज्यादा करे अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन पेपर तो ऐसा होना चाहिए ना, उसके दिशा निर्देश तो ऐसे होने चाहिए ना जिसे हर कोई समझ पाए। तो लिखिए सरलता में, नियम निर्देश सरल हो, नियम निर्देश सरल हो, उत्तर देने में कठिनाई ना हो, उत्तर देने में कठिनाई ना हो। देखो ये आ गया यहां तक समझ में। अब बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि भाई जितना स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है, जिस तरीके से पढ़ाया गया, क्या स्टूडेंट उसे समझ पा रहा है या नहीं, क्या स्टूडेंट उसको यूज कर पा रहा है या नहीं, क्या उसने उस चीज को केवल पढ़ा है, पढ़ने के साथ साथ उस चीज का समझना भी जरूरी होता है। समझने के साथ साथ उसे कब कहाँ कैसे यूज करना है ये भी पता करना जरूरी होता है। क्योंकि जो मूल्यांकन होता है वो निदानात्मक के साथ साथ उपचारात्मक भी होता है। मतलब अगर किसी चीज का निदान कर दिया है, किसी चीज को सॉल्व करके रख दिया, आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि मूल्यांकन निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों ही होने चाहिए। ठीक है,
अगर किसी भी स्टूडेंट का पता चल जाता है कि भाई ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके के उपचारात्मक का मतलब होता है रिमेडियल क्लासेस वगैरह उस चीज के लिए अप्लाई करना। अब उसको अगर किसी का मुझे पता चल गया है कि भाई ये डायग्नोस हुआ है, इसके अंदर ये कमी, डायग्नोस का सिंपल एक अर्थ होता है किसी की चीज को पता करना, ठीक है। मुझे पता चल गया कि अब इसके अंदर ये कमी है, तो अब मैं उसका रिमेडियल करूं, अब उसको उपचार करूं। उपचार का मतलब है कि अब मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दूं। एक्स्ट्रा क्लासेस का नाम सुना है, रिमेडियल क्लासेस का नाम सुना है आपने, रिमेडियल वर्ड सुना है? आप में से कोई भी बोर्डिंग स्कूल में रहा हो, सुना है ना रिमेडियल क्लासेस। बोर्डिंग स्कूल में एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मॉर्निंग में जैसे अभी आपकी क्लासेस लग रही है, मॉर्निंग में क्लासेस के बाद इवनिंग में जो 3 से 5 बजे तक का टाइम होता है, 2 आवर्स का जो टाइम होता है, उसे रिमेडियल क्लास बोला जाता है। क्योंकि मैं बोर्डिंग से हूं तो मुझे पता है कि 2 आवर्स के रिमेडियल क्लासेज होते हैं। रिमेडियल का अर्थ होता है जो स्टूडेंट स्टडी में वीक है उनके लिए टीचर उनकी स्पेशल क्लासेस लेते हैं। कि अब जब मुझे ये पता चल गया है, डायग्नोस हो गया है कि भाई ये कमी है और इस स्टूडेंट के अंदर कमी है, तो उसका हमें कुछ उपचार भी करना होगा, उसका कुछ रिमेडियल भी करना होगा, तो यही होता है रिमेडियल क्लासेस। ठीक है, तो अब हम इन्हें वर्ड्स में लिख लेते हैं। लिखिए, मूल्यांकन की विशेषताएं। क्या? सॉरी, मूल्यांकन के उद्देश्य, विशेषता ही करें, उद्देश्य। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य यह जांचना होता है कि, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य यह जांचना होता है कि बालकों ने बालकों ने योग्यताओं बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों वृत्तियों रुचियों रुचियों, समझदारी इत्यादि को समझदारी इत्यादि को किस सीमा तक ग्रहण किया है। किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है। शैक्षणिक उद्देश्यों के शैक्षणिक उद्देश्यों के परिशोधन, मतलब उसमें अलग अलग चेंजेस, अगर मुझे पता चल जाए कि अब इतना आ रहा है, ठीक है, तो अब हमारा उद्देश्य नेक्स्ट ये होना चाहिए। समझ ये नहीं आ रहा है तो अब हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए, मेथड्स थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए, हमारे थोड़े से फॉर्मूले डिफरेंट होने चाहिए। तो लिखिए, उद्देश्य चल रहे हैं मूल्यांकन के, है ना, इसी में ही लिखने हैं, ये पॉइंट्स हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों के परिशोधन में सहायक, शैक्षणिक उद्देश्यों के परिशोधन में सहायक, ठीक है। मूल्यांकन का यथार्थवादी होना, यथार्थवादी मतलब मूल्यांकन में रियलिटी होनी चाहिए, है ना। मूल्यांकन में यथार्थवादी होना आवश्यक है। वो अध्यापकों की कुशलता एवं अध्यापकों की
कुशलता एवं सफलता का मापन, अध्यापकों की कुशलता एवं सफलता का मापन मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। टीचर कितना स्किल्ड है, उसकी टीचिंग स्किल को आपके बेसिस पे ही तो परखा जाएगा कि कितना आपको वो सिखा पाया है। अध्यापकों की कुशलता एवं सफलता का मापन मूल्यांकन के आधार के द्वारा ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है कि अगर मुझे पता चल जाए कि आपका ये पॉइंट कम है, इस चीज में आप सभी स्टूडेंट लैग कर रहे हो, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सबसे पहले उसी का ही रिमेडियल करूं, उसी का ही उपचार सबसे पहले करूं। ठीक है, मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है तथा बालकों को उचित व्यक्तिश मतलब इंडिविजुअल के बेसिस पे या ग्रुप के बेसिस पे या उन्हें व्यवसायिक रूप में किसी भी तरीके से उनको उनके प्रदर्शन में सुधार लाना। तो लिखिए व्यक्तिश। बालकों को उचित व्यक्तिश या सामूहिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक पथ प्रदर्शन में सहायता मिलती है। व्यावसायिक पथ प्रदर्शन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में ही। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। यह सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित जानकारी मिलना। पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु संबंधित जानकारी मिलना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अध्ययन अध्यापन अवसरों की प्रभावशीलता का ज्ञान होना। कि अध्ययन और अध्यापन कितना प्रभावशाली है, इसका भी मूल्यांकन से ही पता चलता है। अध्ययन अध्यापन अवसरों की प्रभावशीलता का ज्ञान होना।
छात्र की संप्राप्ति की जांच संप्राप्ति छात्र की संप्राप्ति की जांच एवं उसकी दुर्बलताओं का निदान करना है। छात्र की संप्राप्ति की जांच एवं उसकी दुर्बलताओं का निदान करना है। भाई स्टूडेंट ने कितना प्राप्त कर लिया है ये पता चल जाता है, प्लस उसमें कमी क्या क्या रही है और कितना सुधार करने की आवश्यकता है ये यहां से पता लगाया जाता है। आगे लिखिए। मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास को मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक होता है। मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक होता है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों की कठिनाइयों विफलताओं एवं सफलताओं का निर्धारण करना। विद्यार्थियों की कठिनाइयों विफलताओं एवं सफलताओं का निर्धारण करना तथा दोषों को दूर करना। दोस्तों को दूर करना नहीं, दोषों को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए। मूल्यांकन शिक्षा पाठ योजना के शिक्षा पाठ योजना के पुनरावलोकन अभी बता देती हूं। पुनरावलोकन, पुनर्गठन के विकास में सहायक होता है। मान लीजिए आपको पता चला कि आपने ये पाठ पढ़ाया है, ये पाठ पढ़ाने के बाद स्टूडेंट ने कितना उस चीज को समझा, आपको उसका वो मतलब फीडबैक मिल गया। फीडबैक मिलने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, स्टूडेंट इस चीज में क्या है, कमजोर है। आप उसको दोबारा से तैयार करते हैं और दोबारा से तैयार करके आप उसको और भी बेहतर तरीके से और भी नए फॉर्मूले, नई विधियां उसके अंदर ऐड करते हो और आप उस तरीके से उसे पढ़ाने की कोशिश करते हो कि बालक उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। यही क्या होता है, उसका पुनरावलोकन करना और उसका पुनर्गठन करना, मतलब उसका फीडबैक लेके उसका रीअसेसमेंट करना और उसको दोबारा से पढ़ाना ताकि स्टूडेंट उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। मैंने पाठ योजना में बताया था यही तरीका।
याद है? तो वही चीज है ये। ठीक है, अब बात आती है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नया टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंस कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए इसमें क्या बताया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब बात करो है, ये अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ था, सीबीएसई में अलग शुरू हुआ था, आरबीएसई में अलग टाइम पे शुरू हुआ था, और छोटे लेवल पे ये अभी भी लागू है ना। ये आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपके SA1 FA1 जो भी होते हैं ना, ये यही पैटर्न है, छोटे लेवल पे चलता है, 6 स्टैंडर्ड तक ये अभी भी चलता है ना। तो पहले ये 12th तक चलता था, ठीक है, पहले ये बड़ी क्लासेस में ये 12th तक चलता था, फिर 12th में तो बोर्ड सिस्टम वगैरह, प्री बोर्ड वगैरह ये पैटर्न कर दिया है। आप लोग कौन से आरबीएसई बोर्ड से हैं? मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से हूं, और मैं 2010 में मैंने 12th कर लिया था। मेरे टाइम पे ये पैटर्न चलता था। आप लोगों के टाइम पे नहीं था ये पैटर्न? मेरे टाइम पे था ये पैटर्न। मेरे में 9 तक था, हमारे में 9 तक था, 10 तक वो प्री बोर्ड वगैरह का सिस्टम आ जाता है। चलिए देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, लगातार किसी भी चीज का मूल्यांकन करते रहना। ठीक है, लगातार किसी भी चीज का मूल्यांकन करते रहना, उसका छोटे छोटे हर आपके ये जो बातें नहीं भाई, आपके जो मंथली टेस्ट होते हैं ये आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं, और आपका जो बड़े लेवल पे ह्यूज एग्जाम, जो एक पूरा कंप्लीट सिलेबस का जो आपका एग्जाम होता है, ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका व्यापक इवेल्युएशन हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूस भी हो गया कि छोटे छोटे लेवल पे भी होता रहा, और उसका व्यापक लेवल पे भी उसका इकट्ठा टेस्ट भी हो गया। पहले आरबीएससी का पैटर्न, बातें नहीं भाई, आपकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। पहले आप आरबीएससी का पैटर्न ऐसा होता था कि आपके हाफ ईयरली तक आधा सिलेबस आ जाता था, और आधा सिलेबस मेंस एग्जाम में आता था। मेन एग्जाम में वो हाफ ईयरली वाला पहले वाला नहीं आता था, लेकिन आजकल पैटर्न चेंज हो चुका है। आजकल क्या होता है, मंथली जो आपके टेस्ट होते रहते वो तो होते ही होते हैं, उसके भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं, भले ही कंप्लीट मार्क्स ना देते हो, लेकिन सीबीएसई में पहले कंप्लीट मार्क्स दिए जाते थे, वो ग्रेड कार्ड बनता था उनका, है ना। सीबीएसई का कंप्लीट पैटर्न होता था, लेकिन आरबीएसई में उन टेस्ट के बेसिस पे आपके कुछ मार्क्स फिक्स होते हैं, शायद आई थिंक 20 मार्क्स वगैरह कितने जो फाइनल में ऐड होते हैं, 10 नंबर होते हैं। हाँ, वो मुझे एग्जैक्ट पैटर्न नहीं पता कि 10 होते हैं या 20 होते हैं, कुछ ऐसा फिक्स क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपके जो मंथली असेसमेंट होता है उसमें से मार्क्स लेके आपके एंड वाले एग्जाम में वो ऐड किए जाते हैं। और फिर आपका जो पहले हाफ ईयरली हो जाता था, तो जो हाफ ईयरली से पहले टेस्ट होते थे उनके सबको मिला के हाफ ईयरली में दे दिया जाता था, फिर हाफ ईयरली के बाद टेस्ट स्टार्ट होते थे, और फिर आपके वो ईयरली एग्जाम में, मतलब ईयरली एग्जाम में आपके आधे ही उसका वो होता था। लेकिन आजकल क्या पैटर्न कर दिया गया है, जो हाफ ईयरली तक आ गया वो भी आएगा, और जो कंप्लीट उसके बाद हुआ है वो भी, मतलब लास्ट में जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो कंप्लीट टेस्ट के बेसिस पे ही होते हैं। तो यही इसमें इसका अर्थ यही है कि भाई लगातार आपका
असेसमेंट होता रहे और लगातार असेसमेंट के साथ साथ आपका ह्यूज लेवल पे, मतलब आपके पूरे सिलेबस का भी व्यापक लेवल पे भी उसका असेसमेंट होता रहे, ताकि छोटे छोटे लेवल पे ही पता चलता रहे, मूल्यांकन होता रहे कि आपको किस पार्ट में किस चीज में कितनी प्रॉब्लम है, ताकि उसका सॉल्यूशन वहीं की वहीं करवाते हुए जाए। ठीक है, तो ये ही होता है कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्या हुआ सर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास खाली है सर? ले ले, या कल माइंड प्रिपेयर करके आओगे? 2-3 दिन का बचा हुआ है, चाहे कितने ही कल कल कर लो, है ना? 2-4 घंटे बचे हुए हैं। आराम से करवा दे, कितना आराम से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे फिर थोड़ा सा कर लो। सीसीई इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसी के अंदर है। तो कल फिर कंप्लीट ही कर दे, फिर 2, ढाई, 3 घंटे जितने घंटे चले। का पैटर्न आप लोगों का व्रत होगा, मेरा व्रत नहीं है पढ़ाने का। ठीक है।